हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास, एक नया सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। BHIC 113 ये सब्जेक्ट कोड है। भारत का इतिहास लगभग 1857 से 1950 हिस्ट्री की ये हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों का वर्णन करें और इसके स्वरूप पर प्रकाश डालें। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पहली बार जो स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई गई थी भारत के अंदर और बहुत बड़े लेवल पे ब्रिटिश हुकूमत को जो ललकारा गया था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लोगों ने आक्रोश दिखाया था, वो दिखाया था 1857 में। इसका कारण क्या था, उस कारणों को हम समझेंगे। इसके पीछे डलहौजी की हड़प नीति थी। ये जो डलहौजी थे, सर डलहौजी, इनकी क्या थी, एक हड़प नीति थी। ये इस तरीके के कानून बना रहे थे भारतीय रियासतों पर कि अगर कोई राजा निसंतान है तो वो अपनी जो सत्ता है वो अपने उत्तराधिकारी को मतलब दे नहीं सकता था। उत्तराधिकारी उसका अगर नहीं है, निसंतान है अगर वो राजा, तो वो किसी भी बच्चे को बाहर से गोद नहीं दे सकता था, अडॉप्ट नहीं कर सकता था और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था। तो इससे क्या होता था कि अगर जब भी रियासत में कोई भी शासक, किसी भी शासक का देहांत होता था या राजा किसी भी कारणवश मर जाते थे तो वो पूरी रियासत क्या हो जाती थी, सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। अंग्रेज उसे अपने मतलब के अंग्रेज उसे अपनी रियासत में उसे जोड़ लेते थे सीधे तौर पर, क्योंकि रियासत के ऊपर ये कानून थे कि वो बाहर से कोई बच्चा नहीं ले सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर उनका ही कोई बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी है, अगर बायोलॉजिकल अपना खुद का बच्चा है तो वही उत्तराधिकारी बन सकता है। इसके बाद क्या था, सहायक संधियां थी इसमें कई। सहायक संधि में वो जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों से क्या कर रहे थे, एक तरीके से संधि कर रहे थे। उन्हें ये आश्वासन दे रहे थे कि भाई अगर कोई भी भारी आक्रमण होगा तो हम आपके लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, उसके बदले आप हमें पैसा दीजिए और अपनी जो रियासत है उसमें से आप हमें भूभाग दीजिए ताकि हम अपनी भी एक तरीके से विरासत को बढ़ा सकें। हम अपनी एक तरीके से मतलब कि अपना जो मतलब ब्रिटिश जो हुकूमत है उसका विस्तार कर सकें। किसानों पर उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया था और भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था। भारतीय सैनिक जो थे, जो भी ब्रिटिश आर्मी थी, इसके अंदर भारतीय सैनिक भी थे और ब्रिटिश सैनिक भी थे। तो ब्रिटिश सैनिकों को अच्छा खाना मिलता था, ब्रिटिश सैनिकों को अच्छा जो सुविधाएं थी उनके लिए खाने की, रहने की, वो अच्छी थी, बेहतर थी, उनको सैलरी भी ज्यादा मिल रही थी। और भारतीय सैनिकों के साथ में भेदभाव हो रहा था, उन्हें कम सैलरी मिल रही थी और उनको सुविधाएं भी कम दी जा रही थी ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले। इसका एक तत्कालिक कारण था, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। उस समय एक राइफल होती थी, जैसे एनफील्ड राइफल बोला गया, बताया गया है, उसका नाम एनफील्ड राइफल था। उसमें क्या होता था, जब उसका कारतूस को लोड किया जाता था तो मुंह से छीलना पड़ता था। और उस समय पर ये मतलब के चर्चा थी कि ये जो आप मुंह से कारतूस को छीलते हो इसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। तो जो सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू पंडित भी थे। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा ऐतराज करते थे और उसमें ही एक नाम था मंगल पांडे का भी, आपने शायद जरूर ये नाम सुना भी होगा। तो वो भी इस वजह से इस 1857 के विद्रोह के अंदर कूद गए थे। अब इसका स्वरूप को देख लीजिए। कुछ इतिहासकारों जैसे वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। उस टाइम पर जो राष्ट्र में जो सरकार थी भाई वो किसकी थी, उस टाइम पर राष्ट्र में सरकार अंग्रेजी हुकूमत थी। तो उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय एक विद्रोह है, जबकि अन्य जैसे आरती मजूमदार ने इसे ना तो राष्ट्रीय और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, बल्कि इसे सामंती और सैनिक विद्रोह कहा। यानी कि ये तरीके से सेना का और जागीरदारों का, जमींदारों का युद्ध है, ये कहा आरसी मजूमदारों। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन की निकासी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। धन की निकासी का सिद्धांत क्या है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उसको समझना है। ब्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। इसके अनुसार भारत का धन और संसाधन बिना किसी बदले के ब्रिटेन जा रहे थे। जितने भी भारत के साधन थे, जितने भी भारत के मतलब के धन था, वो कहाँ जा रहा था, उसे लूट लूट करके जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो कहाँ पहुंचा रही थी, ब्रिटेन में पहुंचा रही थी, अपने यहाँ पहुंचा रही थी। इसमें अधिकारियों के वेतन, पेंशन, गृह शुल्क और भारत से सस्ता कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन में निर्मित महंगे माल भारत में बेचना शामिल था। कच्चा माल तो वो लोग यहाँ से ले रहे थे, कच्चा माल तो वो यहाँ से ले जा रहे थे
और वही माल अपने यहाँ तैयार करके उसी माल को वापस इंडिया ला करके वो महंगे दामों पर बेच रहे थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था भाई बहुत बुरी तरीके से शोषित हुई है उस समय में, क्योंकि वो क्या करते थे, यहाँ से जितना भी कच्चा माल होता था, जो रॉ मटेरियल्स था, वो यहाँ से लेकर के ब्रिटेन भेज देते थे और वहां का जो महंगा बना हुआ सामान होता था वो यहाँ पर भेजा जाता था बेचने के लिए। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा शोषित हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में नरम दल और गरम दल के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? दो तरीके के दलों में बढ़ गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। अब नरम दल गरम दल क्या है उसको हमें समझना है। नरम दल जो था वो मॉडरेट्स था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रमुख नेता थे। ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और प्रार्थना याचिकाओं व ज्ञापनों के माध्यम से सुधार चाहते थे। देखिए इनकी जो सोच थी, इनकी सोच भी जैसे नेहरू जी की गांधी जी की सोच थी, वैसे ही इनकी भी सोच थी कि भाई ब्रिटिश जो हुकूमत है इससे हम प्रार्थना करें, याचिकाएं लगाएं, ज्ञापन करें, उससे क्या चाहते थे, सुधार चाहते थे। शुरुआत में महात्मा गांधी भी तो इसी तरीके से मतलब कि बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से और अहिंसा का साथ लेते हुए और याचिकाओं की मदद से अपनी आवाज को ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचा करके आजादी पा लेंगे। पर आखिर में क्या हुआ, गांधी जी ने भी अब एक नारा दिया था और कई सारे उन्होंने भी आंदोलन छेड़े, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रफ होना पड़ा और रफ होने के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने यहां से अपने पैर उखाड़े थे। उसके बाद आता है गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल। अब ये लाल बाल पाल देखिए क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इसके नेता थे। वे अंग्रेजों की अनुयायी विनय की नीति के खिलाफ थे। ठीक है, अनुयायी विनय क्या था कि बात करने से मसला हल हो जाए, या हम उन्हें अपने अंदर अच्छाई दिखाएं, या उनके सामने प्रार्थना करें, या बहुत ज्यादा अहिंसावादी सोच लेकर के जाए। तो इससे ज्यादा इन्होंने कहा भाई हम ये इस तरीके के ये जो अनुनय विनय वाली जो नीति है ना, ये हम नहीं कर सकते। वे स्वदेशी बहिष्कार और पूर्ण स्वराज की मांग में विश्वास रखते थे। वे क्या कहते थे कि वे स्वदेशी बहिष्कार और पूर्ण स्वराज की मांग में विश्वास, यानी कि उनको पूरी मतलब सत्ता चाहिए थी। अब सिर्फ ये नहीं था कि भाई हमें आप यहाँ पर रहो और हमें आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ, वो ये सब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें अब पूरी तरीके से हुकूमत मिले, अब हमें पूरी तरीके से भारत जो हो वो पूर्ण रूप से आजाद होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के महत्व और उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सविनय ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी द्वारा ही चलाए गए थे। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 का हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संस्थाओं, उपाधियों और स्कूलों का बहिष्कार करना था। ब्रिटिश ने क्या करते थे कि जो ज्यादा जो मतलब के तरीके से उनको जो लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस पर्सन से, उनको क्या करते थे वो अपनी उपाधियां देते थे। उपाधि दे करके वो अपने पक्ष में उनको कर लेते थे कि अब आपको मतलब कि उनकी सारी व्यवस्था, उनकी सारी चीजें जो थी वो अंग्रेज हुकूमत अपने अंडर लेती थी, ताकि लोग जो है वो लोगों के बीच जाकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनको भड़काए नहीं। और वो अपने स्कूल भी खोल रहे थे, है ना, जहां पर वो अपना कल्चर दिखा रहे थे लोगों को और अपना कल्चर सिखा रहे थे, अपना कल्चर थोप रहे थे। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये जो था ऐसा ही होगा आंदोलन, जैसे विदेशी कपड़े यहाँ पर आते थे ना, यहाँ से कच्चा माल ले आते थे, वो वहां से वही विदेशी कपड़े तैयार करके और महंगे दामों में लाते थे। तो इस असहयोग आंदोलन के क्या हुआ अंदर कि विदेशी कपड़ों को जलाया गया। ये भी एक तरीका था अपनी मतलब के इस चीज के बारे में बताने का कि हम आपकी हुकूमत को नकारते हैं। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। ये 1930 में हुआ। दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई। इसमें नमक कानून तोड़ने के साथ साथ करों का भुगतान ना करने और सरकारी कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने की शुरुआत हुई। यानी कि जो भी ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे उनको शांतिपूर्वक तोड़ा गया इस आंदोलन के अंदर, और टैक्सों का भुगतान, करों का भुगतान भी नहीं कराया। ये एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के उद्भव और विकास का वर्णन करें। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्या था? भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के साथ ट्रेड यूनियनों का उदय हुआ। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया द्वारा की गई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। इसका उद्देश्य मजदूरों के शोषण को रोकना, काम के घंटे तय करना और बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करना था। मतलब ये जो यूनियन ये जो रखेगा, ये जो यूनियनों को बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनका किसी भी तरीके से शोषण ना हो। एक तो इसमें कहा गया कि भाई शोषण को रोकना है,
काम के घंटे तय करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कितने भी टाइम तक आप काम करा सकते हो मजदूरों से या श्रमिकों से, और बेहतर मजदूरी सुनिश्चित, यानी कि काम के हिसाब से उनका जो वेतन है वो तय करना था इसका मकसद। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? नेहरू रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे? ये जो कमीशन है, साइमन कमीशन, इसका विरोध हो रहा था भारत के अंदर। अब इसका विरोध क्यों हो रहा था उसको हम समझेंगे। ये जो साइमन है, ये सर जॉन साइमन है, ठीक है, सर जॉन साइमन। ये जो कमीशन है, साइमन कमीशन, ये सर जॉन साइमन ही लेकर के आए थे। अब इस कमीशन के अंदर क्या था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए ये कमीशन आया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये जो कमीशन लाया या साइमन कमीशन, इसके अंदर जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे इसके अंदर, और सातों के सातों कौन थे? वो ब्रिटिश सरकार के ही थे। यानी कि ये जो कमीशन लाने के पीछे वजह थी प्रशासनिक सेवाओं और संविधान को, मतलब कि उसमें संविधान संविधान के अंदर कुछ प्रावधान और प्रशासनिक सेवाओं के अंदर प्रावधान लाने के लिए कमीशन लाया गया था। पर इसके अंदर बात यह थी कि इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो भी सदस्य थे वो सातों के सातों नॉन इंडियंस थे, यानी कि वो सातों के सातों ब्रिटिश थे। और लोग इसलिए विरोध कर रहे थे कि भाई आप हमारी तकदीर का फैसला कर रहे हो, आप हमारे भारत का फैसला कर रहे हो, लेकिन उस फैसले के अंदर आपने किसी भी इंडियन को इंक्लूड क्यों नहीं कराए? यह सबसे बड़ा रीजन था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका तीव्र विरोध हुआ, यानी कि इसका विरोध चालू हो गया था। क्योंकि और ये जो आपने डायलॉग, फेमस डायलॉग सुना होगा, साइमन गो बैक, ये जो डायलॉग था वो इसी वजह से आया था क्योंकि ये जो साइमन कमीशन आया था, इस साइमन कमीशन को भारतीयों के ऊपर एक तरीके से थोपने की तैयारी थी। प्रशासनिक सेवाओं के अंदर और संविधान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करने की उनकी एक तरीके से वो चाहते थे, उसको तैयार करना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग। इसका विरोध हुआ। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी 1928 की, वो हम देख लेते हैं। साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट बनी। इसके मुख्य प्रावधान थे भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन और मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक है, यानी कि एक तो केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन देना था भारत को, और मौलिक अधिकारों की उसमें मांग की गई थी, जो भाई राइट्स हैं हमारे। और डोमिनियन स्टेट हम चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसमें जितने भी देश के अंदर के आंतरिक मामले हैं उस पर पूरा कंट्रोल जो था वो भारतीयों का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर पुलिस से जुड़े हुए कोई भी मसले हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या रक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, वो क्या होने चाहिए? भारतीयों के हाथों में आने चाहिए। और अगर कोई विशेष विदेशी मामला है या कोई, मतलब मान लीजिए बाहरी मामला है, उसके लिए क्या था, वो उन्होंने बोला था कि चलो इसका फैसला आप कर सकते हो, पर हमें देश के जितने भी आंतरिक मामले रहेंगे उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हमें चाहिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मुख्य प्रावधानों और इसकी कमियों का वर्णन करें। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? कि दो तरीके की सत्ता चलती थी प्रांतों में। एक होता था अंग्रेजी शासन क्या करता था, जो टैक्स जो होते थे वो सारे वो वसूल करती थी, और कुर्सी पे कोई और ही नवाब बैठा था। वहां के जो भी नवाब या वहां के जो भी शासक थे वो बैठे हुए थे, और पूरी जो मतलब के उस प्रांत की, उस राज्य की जो पूरी व्यवस्था थी वो किसके हाथ में देखी गई थी? वहां पर बैठे हुए जो गद्दी नशीन है, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं शासक, उनके हाथ में। पर टैक्स किसके पास जा रहा है? टैक्स जा पता सीधा अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में। विषयों को आरक्षण और हस्तांतरित वर्गों में बांटा गया। सिखों, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, कॉमनल इलेक्टोरेट का विस्तार किया गया, यानी कि इनके लिए वोट डालने का अधिकार अलग दिया गया, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए। और इसके अंदर देखिए कमियों को हम देख लेते हैं। भारतीयों को नाम मात्र का अधिकार मिला, केंद्रीय नियंत्रण बना रहा और गवर्नर के पास वीटो पावर जैसे निरंकुश अधिकार थे। अब देखिए गवर्नर के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर क्या होती है आपने देखा होगा, जैसे वीटो में क्या होता है कि अगर कोई भी नया कानून आता है या कोई भी नई मांग होती है, उस अगर किसी के पास भी वीटो पावर है तो वो उसे सीधे सीधे तौर पर रोक सकता है, उसके ऊपर एक तरीके से रोक लगा सकता है, वीटो पावर के अंदर है। अभी आप जानते होंगे कि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 15 सदस्य हैं, 10 जो हैं वो अस्थायी हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके हाथ में ये पावर है कि अगर कोई भी मसला है, कोई भी मतलब कि कोई भी कानून है या कोई भी बात है, अगर उन 15 में से जो स्थायी सदस्य हैं
मतलब जो 5 सदस्य हैं उनमें से अगर एक भी सदस्य ये चाहे कि ये कानून ना आए या ये इस तरीके की कार्यवाही ना हो और वो अगर उसमें वीटो पावर का यूज करता है तो वो फैसला वहीं के वहीं रद्द हो जाता है। तो ये होती है वीटो की पावर। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको क्लास दी है ये आपके लिए सहायक रहे। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे लिए अप्रिशिएशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और इसी तरीके की वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। प्लीज आप हमारे पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।